आपको पूछूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को संस्कृति की जरूरत है या नहीं, या जितने विभाग हैं हमारे सरकार के, उन सबको संस्कृति की जरूरत है, हाँ या ना? क्यों है? क्योंकि संस्कृति विचार है, और ये विचार कितने वर्षों में बना? हजारों वर्षों में ऋषियों ने, लोगों ने, थिंकर्स ने समाज की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए वो सोचते 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 वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। फिर चुनौतियां आई, उन्होंने अपने निष्कर्ष को तोड़ा, फिर नए निष्कर्ष निकाले। और इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि नैमिषारण्य में 12 वर्ष में सत्र होता है। क्यों सत्र होता है? पूरे भारत से जिनको हम चिंतक कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, वो इस स्थान पर आते हैं और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन पर सोचना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है अमित जी, हम लोगों को, जोशी जी, हम लोगों को इस पर जल्दी से सोचना चाहिए कि संस्कृति मंत्रालय का काम नृत्य, नाट्य, सिनेमा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मंत्रालय में संस्कृति का विभाग होना चाहिए। संस्कृति की जिम्मेदारी सिर्फ शेखावत जी की नहीं है, अमित भाई शाह की। जब हम गृह मंत्री की बात करते हैं तो गृह से हम लोग क्या समझते हैं? परिवार। परिवारों की क्या स्थिति है? परिवार ये चुनौती। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कई बार मैं सोचता हूं कि क्या हमने प्रगति की है या हमने अधोगति की है? कुलपा एक शब्द आपको वैदिक साहित्य में मिलेगा, डॉक्टर जोशी जानते हैं। कुलपा कौन है? कुलपा ग्राम का, गांव का एक अधिकारी है जो आप अपने कुल धर्म का पालन करते हैं या नहीं इसको देखता है। क्या व्यवस्था रही होगी? तुम्हारा जो भी कुल है, उसके जो भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य का तुम पालन कर रहे हो या नहीं, ये सूचना कहां तक जाती है? गृह मंत्री, और गृह मंत्री से प्रधानमंत्री, राजा तक। क्या व्यवस्था? सभ्य कौन? जो सभा में जाने योग्य है। लेकिन भारत में क्यों कहता हूं कि आपके सामने अगर मुझे और आपको सभा में जाना, जो सभा में जाने योग्य है वो सभ्य है। सभ्य कुर्ता पजामा पहन के मैं जाऊं, लेकिन ये एक विचार है। लेकिन यदि कोई दिगंबर हो तो भारत ने उस व्यवस्था को भी स्वीकार किया। ये उसका विस्तार है। तो मैं जिस बात को कहना चाहता हूं कि जैसे अन्न मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय कोई होगा है? मैं जब घर से निकला मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने सोचा था आप लोग जो बोलेंगे मैं इसमें समझने की कोशिश करूंगा। अब मुझे बताओ, जो अन्न खेत में गिर गया उसका मालिक कौन? प्रकृति, नेचर। तो वो किसके लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? चिड़ियों पर। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम सिर्फ व्यक्ति के बारे में नहीं, पूरी समष्टि के बारे में सोचते हैं। जितने उसके बारे में सोचते हैं। अब मुझे ये बताइए कि खेत से अपने घर ले जाते तक जो अनाज गिर जाता है वो किसका? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे
समाज में अर्वाचीन काल में, प्राचीन काल में एक ऐसी व्यवस्था भी थी जहां प्रोफेसर डॉक्टर अमी जैसे पढ़ाने वाले वो उच्च वृत्ति पर जीते थे। उच्च वृत्ति क्या है? उच्च वृत्ति को मानने वाला शिक्षक, मैं अभी आऊंगा चूंकि इनका सरनेम उपाध्याय है। उच्च वृत्ति वो होती है जहां जो शिक्षक है, जो ब्राह्मण है, जो पढ़ाने वाला है, जो अध्ययन अध्यापन का काम करता है, जो ऋषि है, वो उसी अन्न को बिनेगा जो भूमि पर गिरा हुआ है और उससे अपने जीवन का निर्वाह करेगा। ये भी भारत की एक कल्पना है। ऐसे भी लोग भारत में हुए। दूसरी क्या कल्पना है भारत की? आप और मैं सब क्या करते हैं? कल की चिंता है ना? कल की ही चिंता है। तो वो चिंता हम लोग को क्या करवाती है? संचय, संग्रह। शास्त्र क्या कहते हैं? अपरिग्रह। हाँ, किसने कहा? असंचय। तो एक समाज ऐसा भी था जो ये ध्यान रखता था कि संध्या होने के पहले मेरे घर में जो अन्न है वो समाप्त हो जाना चाहिए। संचय नहीं करूंगा। संचय क्यों नहीं करूंगा? जैसे ही मैं संचय करता हूं मेरा समाज से विश्वास उठ जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं उधार मांगूंगा तो डॉक्टर जोशी मुझे उधार देंगे। अब ये हम दोनों मित्रों के बीच में छोड़ दो, कौन किसको उधार देता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये विचार है ना, जो सदियों हजारों वर्षों में, जैसे मैं इन दोनों आप देखते होंगे जो अपना इंस्टाग्राम पे कई तरह के विचार आते हैं। एक विचार आया जो एक साइकियाट्रिस्ट ने मानस शास्त्र का जो विज्ञान है उसमें एक कल्पना है कि क्या त्याग करना आपकी जिम्मेदारी है? किसी के लिए आपको त्याग करना हो तो क्या वो हमारी जिम्मेदारी है? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? किसी ग्रंथ में आपको मिलेगा? पश्चिम में नहीं मिलेगा। हमें संविधान नहीं कहता है कि आप किसी के लिए मर जाओ। तो फिर हम ये दधीचि को जस्टिफाई कैसे करें? एक व्यक्ति ऐसा है जो संसार के लिए अपने अस्थियों का दान दे दे। ये कहानी सच हो या झूठ हो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे जो भी लेखक है उसकी भावना अभिव्यक्त होती है। मैं संसार के लिए कोई भी त्याग कर सकता। यही चीज पश्चिम में हुई होती तो वो क्या कहता? फुलिश मैन, क्यों अपने शरीर का? तो ये कहानियां मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे। भारत विश्व की सबसे बड़ी और मनुष्यता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बुद्ध के समय 363 विचारधाराएं थी। कितनी? साल में होते हैं 365 दिन। एक और जहां सब लोग कहते हैं कि उतना ही ग्रहण करो जितनी आपकी आवश्यकता है। मेरी दृष्टि किसी के धन पर न हो, मुझे उतना ही मिले जो मेरे लिए पर्याप्त हो। जिस समय उपनिषदों में ये बोला है उसी समय भारत में एक दूसरा विचार भी चल रहा है जो चार्वाक का दर्शन है। चार्वाक का क्या दर्शन है? या जीवत सुखम जीवित कृतम कृत्वा और घी पियो, क्योंकि ये शरीर जो चला जाएगा। आप सब शिक्षा देते हैं, आप सबने फीस दी, मैंने कहा मेरे पास आ जाऊंगा, दी ना। हमारा भारत इसमें ये भी आचार्य परंपरा। आचार्य परंपरा जहां शिक्षा के बदले में शुल्क नहीं लिया जाता, और हम जैसे विद्यार्थी जब जाते हैं तो क्या देते हैं गुरु को?
जो जो जूते, छतरी। आज अगर हम अपने गुरुदेव देव को छतरी और जूते दे तो क्या होगा? तो जूते मारेगा। और दूसरे थे उपाध्याय, अभी मैं उपाध्याय वो वर्ग है शिक्षा का जो शिक्षा के बदले में शुल्क लेता है। इसलिए हमारे समाज ने उस समय आचार्य और उपाध्याय परंपरा में उपाध्याय को वो महत्व नहीं दिया, आचार्य को वो महत्व दिया। मैं कहना क्या चाहता, संस्कृति सोच की, विचार की एक परंपरा है, और वो परंपरा बनाता कौन है? हम बनाते हैं। तो जैसे ही नई चुनौतियां आएंगी हम सोचना शुरू करेंगे और एक नई परंपरा को चलाएंगे। जो बात सबसे पहले ही वाक्य में डॉक्टर अली ने कह दी थी, इट्स एन आइडिया, इट्स अ थॉट, इट्स अ विचार, वहीं से मैंने इस बात को पकड़ लिया। और जैसा हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं, मैं चूंकि चिकित्सक हूँ, कुछ वर्षों पहले, यानी ऐसा मान सकते हैं 50 वर्ष पहले, हम शारीरिक वेलबींग, हम शरीर से ठीक है इसकी बात करते हैं। थोड़े समय के बाद लोगों को लगा कि नहीं, सिर्फ शरीर नहीं, मानसिक, उसका भी उपचार होना चाहिए। बाद में समझ में आया कि मन ही नहीं, व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक आस्था है, विश्वास है, उसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। तो हम जो भी सोच सकते हैं वो तीनों स्तर पर सोचना होगा, भौतिक स्तर पर, अधोभौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक